सभी को नमस्ते। आज 28 अगस्त की सुबह है। हर सुबह हम भारतीय परंपरा को लेकर के बातचीत करते हैं और उस बातचीत के कुछ जो अंश हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं और उस पहुंचाने का माध्यम हमारा सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। और जिन आधार पर जिन रिसोर्सेज पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पर जब मैं अपनी बात को रखता हूँ तो मैं उन लेखकों को, उन विद्वानों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के और भारत की इस सनातन जीवन शैली को लेकर के गहन अध्ययन किया और उस अध्ययन के प्रांत अपनी बात प्रकाशकीय रूप में रखी। तो हम पिछले कल कर रहे थे कि जो हमारी परंपरा है भारत देश की, जो हम और आप लोगों का देश है, जो सनातन राष्ट्र है, उस देश की जो परंपरा है उसके स्रोत क्या। तो पिछले कल हमने कहा कि स्रोत जो है हमारे वेद है और वेद में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, और उसके बाद हमने बातचीत की अथर्ववेद की। ऋग्वेद में हमने कुछ मंडलों की चर्चा की, कुछ सूक्तों की चर्चा की और कुछ ऋचाओं की चर्चा की। और उसके बाद जब हम अथर्ववेद में आते हैं तो हमने कहा कि अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। इन दोनों शाखाओं में जो है आचार संबंधी जो मंत्र हैं, हमारे जीवन में कैसे आचार विचार रहने चाहिए, कैसे मूल्य रहने चाहिए, कैसे सिद्धांत रहने चाहिए, उन पर बड़ी गहनता से चर्चा की गई है। और देखिए, ये समाज का शास्त्र था, ये समाज शास्त्र था जो वैदिक पीरियड में प्रणीत हुआ, जो वैदिक पीरियड में इस तरह से एक ठोस रूप में स्थापित हुआ। अब हम तीसरे वेद की ओर आते हैं। जो तीसरा वेद हमारा है वो है सामवेद। अब प्रश्न उठता है कि सामवेद क्या है। देखिए, ऋग्वेद में मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें 10,552 ऋचाएं हैं और इसमें संगीतात्मकता है। ये जो सामवेद है, जो वेद का तीसरा रूप है, इसमें मंत्रों का संगीतात्मक रूप दिया गया है। और हम कह सकते हैं कि जो इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है उसका कोई ओरिजिन है, उसका कोई उद्गम स्रोत है, उसका कोई प्राचीन रूप है, तो वो सामवेद है। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहा हूं मैं, जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो राग हैं, उन रागों का प्रणयन, उन रागों का जो आधार रहा है वो वैदिक पीरियड में सामवेद में जो है दर्शाया गया है। और जैसे हम कह सकते हैं कि जो सामवेद है वो कंटेन्स द म्यूजिकल रेंडरिंग ऑफ ऋग्वेद हाइम्स। जो ऋग्वैदिक जो ऋचाएं हैं उनको संगीतात्मक रूप देने का काम सामवेद करता है। और हम कह सकते हैं कंसीडर्ड द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जो भारतीय संगीत है, जो भारतीय संगीत शास्त्र है, उसका आधार, उसका आदि रूप, उसका सबसे पहले रूप जो है हमारी परंपरा में मिलता है तो वह सामवेद है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें कि एज ऑन टुडे इस संगीत की क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को मैं बॉलीवुड के उद्योग से भी लेना चाहूँगा। आज जब हम थक जाते हैं तो हम फिल्म उद्योग के उन सुगम संगीत को सुनते हैं, उस संगीत को सुन करके हमें मन में शांति मिलती है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतात्मक रूप देने में अपनी महती भूमिका निभाता है, उसकी जो यात्रा है, देखो वो कितनी लंबी और कितनी ऐतिहासिक और कितनी पुरातन और कितनी पुरानी रही है। तो आज जब भी हम थकते हैं तो हम सुगम संगीत सुनते हैं, हम गजल सुनते हैं, हम भजन सुनते हैं। आजकल गणपति बप्पा जी का समय है, आजकल उनकी पूजा हो रही है। तो देखिए गणपति जी की पूजा अर्चना के लिए किस प्रकार के गीतों का प्रणयन किया है और उसमें जो संगीत की धार दी गई है और उसमें जो जिसको कह सकते हैं कि जो संगीत का जो इंटोनेशन है, जो आरोह अवरोह है, जो स्वर का जो आरोह अवरोह है, कहाँ हमने पंचम में जाना है, कहाँ हमने मध्य में जाना है, ये सारे शास्त्र, ये सारे नियम
हमारी परंपरा में सामवेद में समाहित है। इसलिए जो हम और आप लोगों की जो परंपरा है और उस परंपरा के जो स्रोत वेद हैं, वो अपने आप में बेजोड़ हैं, अपने आप में कल्पनातीत हैं। आप कल्पना कीजिए कि ऐसे आचार्य, ऐसे ऋषि, ऐसे तपस्वी, मनस्वी, शब्द साधक हमारे देश में रहे हैं, जिन्होंने समाज की और समाज में रहने वाले मनुष्यों की मानसिक शांति के लिए संगीत को प्रणीत किया, संगीत का उसका जो है आधार तैयार किया, और उस आधार से जो वाणी है, उस वाणी को छंद के माध्यम से, उस वाणी को सुर, ताल और लय के माध्यम से पिरोया और उससे समाज को शांति दी। और उस शांति से क्या हुआ? हमारा जो भीतर का संसार है वो रेचित हुआ, वो प्रक्षालित हुआ, वो साफ हुआ, वो सुथरा हुआ, वो निर्मल हुआ, वो पवित्र हुआ। और जब वो उसमें क्लीनिनेस आई तो उससे हमारे मन और मस्तिष्क में प्रभाव पड़ा। ये था हमारा मैनेजमेंट, ये था हमारी वैदिक परंपरा का सबसे श्रेष्ठ मैनेजमेंट या प्रबंधन। जब तक हमारे जीवन का प्रबंधन ठीक नहीं होगा तो आप देखिए जीवन को कैसे चलाना है, और इस प्रकृति की जो डिटीज है, जो देवता हैं, उनकी आराधना हमने कैसे करनी है। उसके बाद जो हम और आप लोगों का जीवन है, उस जीवन में आचार विचार और व्यवहार कैसे रहने चाहिए, उन व्यवहारों के साथ हमने अपने सिद्धांत को या अपनी सैद्धांतिकी को और अपने जीवन मूल्य को कैसे निर्मित करना है। और जब हम इस प्राकृतिक ऊहपों में, इस भागदौड़ में, इस रैट रेस में जब हम थक जाते हैं तो उसके बाद हम कुछ अपने शरीर को आनंदित करने के लिए हम संगीत का प्रयोग करते हैं। तो हमारे वेदों में, हमारी परंपरा में सामवेद इसका साक्षात उदाहरण है, जहां जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसके जो स्वर हैं, उसकी जो लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, उसको हम देख सकते हैं। यह हमारी परंपरा की जड़ है। इसलिए कह सकते हैं जो सामवेद है कंसीडर्ड द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। यह सामवेद की बड़ी विशेषता रही है। अब जो चौथा वेद हमारा है, जो हमारी परंपरा का स्रोत रहा है, जो हमारी सामाजिकी का, जो हमारी सोशल सेटअप का स्रोत रहा है युवा मित्रों, वो रहा है अथर्ववेद। अब प्रश्न उठता है अथर्ववेद की सिग्निफिकेंस क्या है। अथर्ववेद के बारे में जब हम जानते हैं या जब हम उसकी यात्रा करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में, कि मानव जीवन में और मानवीय समाज के लिए इस प्रकृति में जब शरीर उत्पन्न हुआ, उस शरीर से जब मनुष्य का प्रणयन हुआ, उस प्रणयन से जब समाज का जो है प्रारूप तैयार हुआ, उस सोसाइटी में जब मनुष्यों के लिए एक सिद्धांत दिए गए, मनुष्यों के लिए नियम दिए गए, उन नियमों में हमें किस प्रकार से अपने जीवन को ढालना चाहिए। तो ये बड़ा बेजोड़ उदाहरण हमारी परंपरा में, हमारी भारतीय ट्रेडिशन में, वेदों में मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां की सनातन परंपरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक के साथ वो अनुभवजन्य है। एक्सपीरियंस होकर के जब व्यक्ति, या जब अनुभव प्राप्त करके, एक्सपीरियंस होकर के जब व्यक्ति समाज से बाहर निकलता है तो वह अपने अनुभवजन्य उस ज्ञान को, उस विजडम को समाज के लिए देता है। अब अथर्ववेद क्या है? इसमें लोक जीवन, जो हम और आप लोगों का लोक है, जो हम और आप लोगों का समाज है, जो हम और आप लोगों की सोसाइटी है, उससे जुड़े मंत्र दिए गए हैं। औषधि, जो मेडिसिनल जो सिग्निफिकेंस है, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो वनस्पतियां हैं इस प्रकृति में, उन वनस्पतियों के को उपचार के लिए कैसे प्रयोग में लाया जाए, और उसके बाद तंत्र मंत्र की जो संबंधी जो नॉलेजेबल जो विजडम है, उसको अथर्ववेद में दर्शाया गया है। कहने का अर्थ है जन साधारण तक वेद की प्रासंगिकता। यदि व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसे स्वस्थ रहने के लिए किस वनस्पति का उपयोग करना चाहिए, यह आधार भी हमारी परंपरा में, वेदों में दिया गया है। इसलिए अथर्ववेद वो हमारे लोक जीवन से जुड़े जितने भी जो मंत्र हैं, मंत्र का मतलब है जो उपचार हैं, जो औषधियां हैं, उन औषधियों को हमने कैसे उपयोग में लाना है, यह वर्णन जो है ये अथर्ववेद में दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि अथर्ववेद जो है कंटेन्स हाइम्स रिलेटेड द डेली लाइफ मेडिसिन, हीलिंग प्रैक्टिसेस, एंड जो जिसको कह सकते हैं आप
मिस्टिकल जो रिचुअल्स हैं, जो रहस्यपूर्ण जो हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का हमें कैसे प्रयोग करना है, जो हीलिंग प्रैक्टिसेस है, और उसके बाद जो हमारा डेली लाइफ का जो मेडिसिन है, उसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए, और उपयोग भी किससे? वनस्पतियों से। इसलिए भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जो वनस्पतियों को, पेड़ को, पौधों को पूजता है, उसकी अर्चना करता है, उसकी प्रार्थना करता है, और इन्हीं वनस्पतियों से वह अपने उपचार के लिए औषधि का निर्माण करता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, बड़ी रोचक चर्चा आगे भी होने वाली है। और जब ये 4 वेद हो गए, उसके बाद एक और आधार आ गया हमारे पास इस परंपरा का, जिसको हम कहते हैं वेदांग। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और जो 5वां आधार हमारे पास आया वह है वेदांग। कहने का मतलब वेद के अंग है, जो वेदों को समझने और प्रयोग में लाने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर और आगे आगे। फिर पहले तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद, ओल्डेस्ट जो हमारे जो वैदिक क्रिएशन है, वो ऋग्वेद है। उसके बाद अथर्ववेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद। सामवेद के बाद इन चारों को कैसे समझा जाए प्रयोग की दृष्टि से, तो उसके लिए हमारे पास 6 सहायक शास्त्र तैयार हुए। शास्त्र का मतलब है व्याकरण, ग्रामर। टू स्टडी द अप्लाई द वेद, 6 जो है ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स वर डेवलप्ड। कहने का मतलब है 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन को जो है डेवलप किया गया भारतीय समाज के लिए, हम और आप लोगों के लिए। उसमें सबसे पहला जो डिसिप्लिन था वो था शिक्षा। आप देखो, अब जिस शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें शिक्षा में क्या है? शिक्षा में उच्चारण को लिया गया और स्वर विज्ञान को लिया गया। कहने का मतलब फोनेटिक्स और प्रोनंसिएशन। जब तक स्वर हमारे पास ठीक नहीं होंगे, जब तक शब्द हमारे पास ठीक नहीं होंगे, जब तक प्रोनंसिएशन, उच्चारण हमारे पास ठीक नहीं होगा, हम अर्जित ज्ञान को आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ये वेदों का जो 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 6 डिसिप्लिन मैंने कहा कि कैसे वेदों को समझा जाए, ये हमारी परंपरा के बड़े विशेष अंग है। शिक्षा सबसे पहला अंग है, और शिक्षा में कहा है कि जो फोनेटिक्स है और जो प्रोनंसिएशन है वो सही होना चाहिए। अब देखिए, फोनेटिक्स और प्रोनंसिएशन के लिए अगला जो पड़ाव था वो था हमारे पास व्याकरण, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम ग्रामर भी कह सकते हैं, कि भाषा का नियम होना चाहिए और उसमें शुद्धता होनी चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा में, प्रिय मित्रों, प्रिय युवा साथियों, इसलिए हमारी ट्रेडिशन में कहा गया है शब्द ब्रह्म अस्मि। शब्द ब्रह्म है, शब्द में शक्ति है, शब्द में पावर है। उस पावर के माध्यम से हम समाज को आकर्षित भी कर सकते हैं, और उस पावर के माध्यम से समाज को हम दूर भी कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा उच्चारण, कहने का मतलब है फोनेटिक्स और प्रोनंसिएशन को देता है। और जब दूसरा रूप हमारा व्याकरण का आता है, ग्रामर का आता है, वो कहता है कि भाषा का नियम होना चाहिए, भाषा में प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और उन प्रिंसिपल्स में हमारे पास क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए। हम शुद्ध रूप में अपने शब्दों का उच्चारण करें, अशुद्ध रूप में करेंगे तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जब तक शब्द के अर्थ होंगे तभी उनका प्रभाव रहेगा। जब शब्द में अर्थ नहीं होंगे तो शब्द अनर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। जब शब्द में अर्थ नहीं रहेगा तो उस भाषा में प्रभाव नहीं रहता है। तो इसका तीसरा जो प्रारूप है, जो तीसरा डिसिप्लिन है, उसे हमारी परंपरा में, प्रिय दोस्तों, कहते हैं निरुक्त। निरुक्त में शब्दों के अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति के बारे में ज्ञान दिया गया है, कि शब्द कैसे बने और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द का ओरिजिन क्या है, और शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ के बारे में कैसे हम आगे बढ़े, ये निरुक्त बताता है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ये वेदों के आगे के डिसिप्लिन्स हैं। और निरुक्त के बाद जिसको हम निरुक्त को कह सकते हैं, यदि अंग्रेजी में भी कहें तो कहने का मतलब है एटिमोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों की व्युत्पत्ति कहां से हुई, एटिमोलॉजी, इसकी व्युत्पत्ति के आधार क्या हैं, और इसके एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। शब्दों की जिसको कह सकते हैं हम उत्पत्ति, और उसके बाद उसकी व्याख्या, उसकी एक्सप्लेनेशन। और निरुक्त के बाद आता है कल्प।
कल्प जो है वो चौथा आधार है, चौथा डिसिप्लिन है वेदों के आगे का सिंप्लीफाई रूप में। कल्प में यज्ञ विधि कैसे की जाए, जिसके बारे में मैंने पिछले कल का यज्ञ जो है, इसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। यज्ञ की विधि और उसमें कैसा आचार रहना चाहिए, कहने का मतलब है जो हम और आप लोगों के रिचुअल्स हैं, और उन रिचुअल्स में जो सैक्रिफिशियल जो प्रोसीजर्स हैं, उन सैक्रिफिशियल प्रोसीजर्स को हम कैसे एडॉप्ट करें, और उस एडॉप्शन से हम अपने समाज को कैसे आगे ले जाएं सैद्धांतिक रूप में। अब देखिए जीवन के कितने नियम वेदों में बताए गए हैं, और आज हम इन नियमों के आधार पर चलें तो मुझे लगता है कि जो 2047 का विकसित भारत का सपना हम और आप लोगों ने लिया है, अवश्य हमको उसको प्राप्त कर सकते हैं। और हमें वैदिक परंपरा के उन नियमों के आधार पर अपने आप को रखना होगा। यदि इन नियमों के आधार पर हमने रखा, वह वर्ष आएगा जब हम और आप लोग अपने देश को विकसित भारत के रूप में देखेंगे, और ये हम और आप लोग, आप युवा पीढ़ी कर सकते हो। और चौथा जो डिसिप्लिन है वो है कल्प, और जब पांचवा आता है तो उसका हम कहते हैं छंद। अब छंद देखिए, छंद में क्या आता है, छंद में मंत्र आते हैं, और उन मंत्रों में कैसी मात्राएं लगती हैं। केवल संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा से निकली अन्य भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हैं, और उन्हीं भारतीय भाषा में जो हम और आप लोगों की जो राजभाषा हिंदी है, जिसे हम कभी कभी राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, राजभाषा हिंदी में मात्राएं लगी होती हैं। हम और आप लोगों की ही भाषा संस्कृत, और संस्कृत से निकली जितनी भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में मात्राओं का प्रयोग किया गया है, ख्याल रखना। बाकी किसी भी भाषा में मात्राओं का प्रयोग नहीं है। इसलिए हम और आप लोगों की भाषा जो है वह वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। यह हमारी और आप लोगों की विशेषता है। यही हम और आप लोगों की भारतीय परंपरा की एक बेजोड़, एक धरोहर है, एक हमारी निधि है, एक हमारा कोष है, एक हमारा ट्रेजर है, जो ट्रेजर कभी खंड नहीं हुआ, अखंडित ही रहा और अभाज्य रहा। यह है मैटर ऑफ, जिसको कहते हैं आप, जो हाइंस है, उसको हम कैसे प्रोसोडी करके, कहने का मतलब है उसको हम कैसे छंद में परिवर्तित करें। प्रोसोडी का मतलब होता है छंद। छंद का अर्थ होता है एक ऐसी मात्रा जिसमें हम आरोह अवरोह के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम जो छठवां हमारी चीज है, जो छठवां डिसिप्लिन हमारा है, वो है ज्योतिष। ज्योतिष के माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्योतिष के माध्यम से जो हमारे ग्रह है, जो हमारे नक्षत्र हैं, समय गणना, टाइमिंग। अब देखिए जो टाइम, जैसे अभी जो है हमारे पास समय हुआ है 8:42, और आज दिन है 28 अगस्त और आज 8:42, और ये समय सबसे पहले विश्व को किसी ने दिया, तो ज्योतिष के माध्यम से यह भारत ने दिया। ग्रह नक्षत्र और समय गणना, एस्ट्रोनॉमी, और जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम है, एस्ट्रोनॉमी का सबसे, ग्रह नक्षत्र और जो हमारे नक्षत्र हैं इस कॉस्मिक वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, जिसे नवग्रह की हम भी पूजा करते, देखिए ये हम और आप लोगों की परंपरा में कैलकुलेशन ऑफ टाइम कैसे की जाए। जब तक हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ टाइम का मेथड नहीं होगा, उसका मैनेजमेंट नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये 6 आधार हमारे भारतीय परंपरा के वेदों में रहे हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेदों का महत्व है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ वेद है, उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के बारे में ज्ञान बताया गया है। जब हम समाज के बारे में आते हैं तो वहाँ धर्म, नीति और जीवन के मूल्य कैसे होने चाहिए, जो सोशल ऑर्डर्स हैं, उसमें प्रिंसिपल और एथिक्स, धर्म और ह्यूमन जो वैल्यूज है, उसके बारे में चर्चा की गई है। और जब हम आगे आते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से आते हैं या सांस्कृतिक दृष्टि से आते हैं, तो जो कल्चरल जो फाउंडेशंस हमारी है, उसके बेसिक जो म्यूजिक है और लिटरेचर और आर्ट है, उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, साइंटिफिक आउटलुक जो है, उसमें नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और एनवायरनमेंट के बारे में हमारी परंपरा में क्या कहा गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेद धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि हम और आप लोगों के जीवन और हमारी संस्कृति की एक ऐसी
आधारशिला है जिसमें हम अपने सनातन ज्ञान को अर्जित करते हैं और अपने दर्शन के माध्यम से अपनी विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं। और इस आगे ले जाने का सबसे बड़ा दायित्व तो हम और आप लोगों के पास है। यदि हम भारत की इन सैद्धांतिक परंपराओं को, इन मूल्यों को, इन प्रिंसिपल्स को जब अपने जीवन में ढालेंगे, अवश्य हम अपने जीवन के साथ अपने समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। कल हम फिर एक अलग विषय के साथ आप लोगों में के सब समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।